जब होता था बुलडोजर भेज दो, जब होता था बुलडोजर भेज दो। माननीय प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी की कृपा से, उनकी दया दृष्टि से, उनके मार्गदर्शन से, अरे भैया तुम भी कुछ हो। आपको 56 इंच का सीना वाला डायलॉग तो याद होगा। उन्होंने आकर कहा था कि मुलायम सिंह जी 24 घंटा बिजली देता हूँ गुजरात में। कहाँ से कुड़ गया 56 इंच का सीना? कहीं 24 घंटा बिजली मिल रही है। बिजली तो इतनी मिल रही है कि बिजली विभाग ही बेचा जा रहा है। वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार इतना हो गया है, लोग परेशान है, इसलिए हम निजीकरण कर रहे हैं। तो भ्रष्ट तो मंत्री भी है। आप ही क्या कहें। बचाना है, घर के हैं तो नहीं, बचाने की कोई बात नहीं। नेताजी को दूध पीने का शौक था और उन्हें कहा गया था कि रात को दूध पिएंगे। दूध आया और एक गिलास आया और इतनी तेजी से बिगड़े कि राजीव के लिए उठा कर फेंको, दूध को फेंको। अच्छा, आप ही कर सकते। एक्सप्रेस वे की बात आएगी तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम लूंगा मुख्यमंत्री के नाम पर। इतनी बार तमाचा मारने पर सबसे नालायक बच्चा भी माफी मांग लिया होता। वो झूठ भी बोल रहा था, इस सलीके से मैं एतबार नहीं करता तो और क्या करता। भाई साहब, बुलडोजर का भी कुछ मामला आप उठाए थे क्या लोकसभा में? देखिए, अगर चिन्हित कर मैंने उठाया था। हमारे यहाँ एक पर्टिकुलर बेल्ट पर जहाँ बुनकरों का इलाका है, जहाँ दलित और माइनॉरिटी के लोग ज़्यादा हैं, उनके घरों पर जब होता था बुलडोजर भेज दो, जब होता था बुलडोजर भेज दो। चिन्हित करके, न्याय चिन्हित करके नहीं होता ना, संविधान में सबको बराबर दिया गया ना। तो मैंने बोला तुमको अगर नहीं पता, अगर वही पैमाना है तो आओ मैं उन इलाकों को भी देता हूँ जहाँ तुम्हारे भाजपा नेताओं के बड़े बड़े शोरूम हैं और बड़ी बड़ी दुकानें हैं और बिल्डिंगें बनी हुई है। आपको याद है दिल्ली वाला, जब दिल्ली में बुलडोजर चला था तो बुलडोजर चलते चलते तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के दरवाजे पर पहुँच गया तो पता चला कि रोड पर इंक्रोचमेंट है और बुलडोजर वहीं से चला गया। और मेरी बात तो मानो विपक्ष का हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार तमाचे मारे हैं। इतनी बार तमाचा मारने पर सबसे नालायक बच्चा भी माफ़ी मांग लिया होता। लेकिन ये सरकार अहंकारी सरकार है, ये नहीं सुधरेंगे। तमाचा ही नहीं मारा, मुआवजा भी दिलवाया। वो तमाचा ही मारना हुआ ना, तमाचा ही मारना हुआ ना। लेकिन एक बार माफ़ी मांगे, इसके लिए नहीं मांगेगा, अहंकार में है। जब मैं आ जाता है, महेश शाही हूँ आ जाता है। देख रहे हैं अभी नया एपिसोड है, उपराष्ट्रपति महोदय ने क्या कहा है। और अगले दिन वही भाजपा जाती है सुप्रीम कोर्ट के पास, कहते हैं कि आदेश दीजिए सरकार को कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू है। उपराष्ट्रपति बोलते हैं कि कोर्ट राष्ट्रपति को आदेश नहीं कर सकता है, और जब अपनी बारी आती है तो बोलते हैं कि आदेश करिए। तो इनकी बात ही निराली है, देश समझ। लेकिन अगर समयबद्ध नहीं होगा, अब जैसे कानून आप बनाते हैं, लोकसभा बनाएगा, राज्यसभा बनाएगा, और कानून अगर संविधान सम्मत नहीं है तो उस पर सुनवाई करने का और उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार कोर्ट को है। बिल्कुल है, कोर्ट को है, बिल्कुल है। लेकिन अब सारा कुछ सदन करता रहे, मान लीजिए सदन के भीतर आपको विशेषाधिकार प्राप्त है, सदन के भीतर कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा, मारामारी होगा, हाथ पैर टूटेगा तो भी अपराध दर्ज करने के लिए दरोगा उसमें नहीं जाएगा। यह है विशेषाधिकार। और जैसे ही संसद के चौखट के बाहर आप आएंगे, सामान्य नागरिक की तरह ट्रीट किए जाएंगे। इस पर अलग से हम चर्चा करेंगे, लंबी चर्चा होगी आपके साथ इस विधिक मामले पर। अब हम कुछ अन्य मामलों पर चलते हैं जिस पर लोकसभा में आपने उठाया है। एक तो 100% आपकी उपस्थिति रही है जी, 100%। सिर्फ सदन में नहीं, जिस कमेटी का सदस्य हूँ, कमेटी में भी 100% रहा हूँ और सबसे ज़्यादा सवाल किया हूँ। बताया, एवरेज 30 का है, मेरे 67 सवाल है। एवरेज 11 बार बोलने का है, मैं 26 बार बोला हूँ। अच्छा, उड्डयन का क्या मामला था जिसमें मैं देख रहा था? और उड्डयन में मैं बता रहा था ना, सरकार झूठ इतने सलीके बताएं, वो झूठ भी बोल रहा था, इस सलीके से मैं एतबार नहीं करता तो और क्या करता। मैं बैठा हूँ, उड्डयन विधेयक आया है, हर सांसद तकलीफ सुना रहा है कि जब चाहे एक ही जगह का किराया, अगर आपको लखनऊ से दिल्ली जाना है तो ये भी 3000 है, फिर 12000 हो जाएगा। कोई मतलब कंट्रोल ही नहीं सरकार का। और बार बार मंत्री सबको एक तरह से डांट रहे थे। जैसे कुंभ मेला में तो 50,000 हो गया, 50,000 हो गया, वही जितना चाहे उतना बेचना हो जाए, जैसे चाहे। तो मैंने ये कहा था कि मैं सुरही का हूँ और सुधाकर सिंह बगल में बैठे थे, बक्सर के सांसद जी। हमने कहा मुझे याद है अपने बचपन में अपने गांव से बक्सर जाते थे, साइकिल चलकर ब्लैक में किरासन तेल खरीद कर ले आते थे। तो आपने तो ऑफिशियली ब्लैक करने का छूट दे दिया, और जब भी खड़े हैं तो आप तो मंत्री जी कह रहे थे कि सरकार का कोई हस्तक्षेप ही नहीं, किराया कंपनियां तय करती है, बाजार भाव से तय करती है। या उड्डयन मंत्री बोल रहे हैं? नहीं, उड्डयन मंत्री ने कई बार बोल दिया था। अच्छा। जब मेरी बारी आई तो मैंने पूछा कि ये ब्लैक करवा रहे हैं आप, और उसका उदाहरण अपने गांव का बचपन का दिया था। हम बचपन में सुना करते थे और ब्लैक में किरासन तेल लेकर आते थे। मैं आपसे पूछा, आप बार बार तो यही कह रहे हैं ना कि सरकार का कोई हाथ नहीं है, कंपनियां बाजार भाव तय करते हैं। तो बोला हाँ बिल्कुल। तो हमने कहा नारा किसने दिया था कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में चढ़ाएंगे? किससे झूठ बोल रहे थे? जवाब दो, नहीं तो माफ़ी मांगो।
उन गरीबों को सपने दिखा रहे हैं। आपके हाथ में कुछ है ये नहीं है, अब बोलेंगे आपके लिए ताजमहल हम बनवा रहे थे, आप फिर बोलेंगे ताजमहल हम थोड़े बनवाते हैं, तो बाजार बनाता है, उद्योगपति बनाते हैं, व्यापारी बनाते हैं, बिल्डर बनाता है। तो सरकार हर बात में घिरी। मैंने आपने वो भी देखा होगा सोलर ऊर्जा वाला, मैंने सुझाव दिया कि इतना ज़्यादा आप गरीबों को छत पर सोलर ऊर्जा लगाना चाहते हो, तो मैंने बोला हमारे यहाँ 16 से 40 के बदले खाली 16,000 के बदले खाली 90 लगे हैं, और आप उसको बोलो 3 लाख रुपये जमा करो, फिर उसको सब्सिडी 1 महीने बाद इतना आएगा, फिर इतना काटते रहो। 3 लाख रुपये जिस गरीब के पास रहेगा सबसे पहले अपना कोई दुकान खोलेगा, कोई रोजगार का साधन खोजेगा। सुझाव दे रहा था वो मंत्री जी कुछ और ही जवाब दे, तोता जैसे होता है रट के आता है, सवाल कुछ भी हो। आपको एक और देखिएगा, अगली बार बात करिएगा जब सदन की कार्रवाई चल रही, सवाल कुछ भी हो, इस सरकार का मंत्री मोदी नामा से शुरू करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी की कृपा से, उनकी दया दृष्टि से, उनके मार्गदर्शन से। अरे भैया तुम भी कुछ हो तो तुमको लेबर कह दूं, मालिक बोलता है मजदूर काम करता है। लेकिन यही बात तो अन्य दलों पर भी होती है। अन्य जिस दल दलों में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, और फिर वो अभी कहेंगे। मैं तो अपने आपने देखा होगा बैंकिंग अमेंडमेंट बिल पर मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बैठा था और भाषण दिया, कितनी बार उनका नाम लिया, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे उस सदन में पहुंचाया है ना। जो काम किए हैं, जो उदाहरण दिए होंगे, एक्सप्रेस वे की बात आएगी तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम लूंगा मुख्यमंत्री के नाम पर, ITCT की बात आएगी तो मैं लूंगा, 40 जिलों को 4 लेन से जोड़ने की बात होगी तो होगा, 2.5 साल में मेट्रो चलाने की अगर बात आएगी तो मैं बोलूँगा मेरे मुख्यमंत्री ने चलवाया था। पर फाइटर जेट अगर हाईवे पर उतरता है, एक्सप्रेस वे पर उतरता है तो मैं नाम लूँगा। लेकिन हर बात के लिए कि मैं सांस भी लेता हूँ तेरे नाम से, तो ऐसे फ्रॉड होते हैं, किसी के नहीं होते हैं। भाई साहब उसको भुना क्यों नहीं रहे आप लोग? भुना नहीं पा रहे हैं लग रहा है। लोग कहते हैं कि इतना काम किया अखिलेश यादव ने, जैसे आपने बताया मेट्रो का किया है, कान्हा स्टेडियम है, पुलिस मुख्यालय है, और एक्सप्रेसवे है, आगरा एक्सप्रेसवे, और तमाम उपलब्धियां हैं, जेट विमान उसी पर। तो क्या आपके जो सच्चाई मैं स्वीकार करता हूँ वो झूठ बोलकर, और झूठ इतने मजबूती से बोले। आपको 56 इंच का सीना वाला डायलॉग तो याद होगा, 14 में माननीय प्रधानमंत्री जी, तभी प्रधानमंत्री नहीं थे, नहीं प्रधानमंत्री हो गए थे 17 वाले चुनाव में, उन्होंने आकर कहा था कि मुलायम सिंह जी 24 घंटा बिजली देता हूँ गुजरात में, 24 घंटा बिजली देने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए। कहाँ से कुड़ गया 56 इंच का सीना? कहीं 24 घंटा बिजली मिल रही है। बिजली तो इतनी मिल रही है कि बिजली विभाग ही बेचा जा रहा है ना। इतना लायक है, इतनी लायक सरकार है कि जहाँ 24 घंटे के देने की बात कर रही है, सारे बिजली के कर्मचारी सड़क पर है और विभाग ही सरकार बेचा जा रहा है। वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार इतना हो गया है, लोग परेशान है, इसलिए हम निजीकरण कर रहे हैं। तो भ्रष्ट तो मंत्री भी है। आप ही क्या कहें? मैं किसी विशेष का राजनीति में नाम नहीं लेता हूँ, मैं उस मंत्री की बात भी नहीं कहा। नहीं, आप पलट क्यों रहे हैं? मिनिस्टर हैं तो एक ही मंत्री का नाम नहीं कहा, मैं एक मंत्री नहीं। अगर ऊर्जा विभाग की बात आ रही है और ऊर्जा विभाग के मिनिस्टर सामूहिक रूप से नहीं है, तो मैं बचाना है, घर के हैं तो नहीं, बचाने की कोई बात नहीं। मिनिस्टर है तो मैं बेचने के खिलाफ हूँ, नहीं बिकना चाहिए। लेकिन जब मैंने बोला तो भ्रष्ट तो मंत्री भी है, खाली बिजली विभाग की बात नहीं कर रहा हूँ। कौन सा ऐसा विभाग है, कौन सा ऐसा, खाली बिजली विभाग की बात करेंगे तो बेईमानी होगी। तब फिर कहेंगे कि आप सिंचाई विभाग में बिना पैसे दिए काम हो जाएगा, स्वास्थ्य विभाग में बहुत अच्छा चल रहा है, शिक्षा विभाग में तो भ्रष्टाचार ही नहीं है, राजस्व में तो कोई घोटाला ही नहीं है। फिर कहना पड़ेगा ना आपको। आप चले जाइए तहसीलदार से भेजिए, किसी बच्चे को भेजिए कि अपना आय प्रमाण पत्र बनवा कर ले आओ, लेखपाल से शुरू हो जाएगा वहीं से। इसलिए मेरी बात वो तो ऑनलाइन है, किसी का वही आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास आप भेज कर तो देखिए ना सर, भेज कर तो देखिए, भेज कर पक्का भेज। रोज सुबह से शाम तक मुझे फोन करना पड़ता है, हड़काना पड़ता है, DM से लेकर लेखपाल तक। मतलब सबसे बड़ा काम अब सांसद का यही रह गया है, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, लेखपाल को आपको हंसी आएगी। देखो मैं मना नहीं कर सकता, मेरी आदत है कि मेरा जो फ़ोन नंबर तब था वही फ़ोन नंबर आज भी है। मैंने फैसला किया था कि इस ज़िंदगी में न घर का पता बदलेगा ना फ़ोन का नंबर बदलेगा, क्योंकि जिसका घर का पता फ़ोन का नंबर बदलता रहता है उस पर यकीन मैं नहीं करता हूँ कि कुछ तो गड़बड़ है, बार बार बदल रहा है। और मैं अपने फ़ोन को सांसद बनने के बाद भी किसी APA को नहीं देता हूँ। मैं अपने पास मैं लंदन में था, पार्लियामेंट में था, और वहाँ से मेरा एक मालिक, मैं अपने लोकसभा के मालिक ही कहता हूँ, मैं मालिक ही कहता हूँ। मेरा मालिक फ़ोन कर बोला है कि तो वो लंदन घूमते हैं, टिकटवा ना हुई, टिकटवा कन्फर्म कराएं। हम बड़ी मुश्किल से ब्रिटेन के पार्लियामेंट में बैठकर उसका टिकट ट्रेन का कन्फर्म कराया।
अब सोचिए कि लोगों को कितनी उम्मीदें हैं, और अगर उसको प्लेटफार्म होता, सुविधा होता। मैंने एक पोस्ट किया है रेलवे का, जब भी मैं आया बक्सर आया दिल्ली से, एसी फर्स्ट क्लास। हम लोग को तो कोई अधिकार भी नहीं बोलने के, क्योंकि सांसदों को किराया नहीं लगता है, लेकिन खाली सांसद तो नहीं बैठे थे। जब एसी मैं कहना एसी फर्स्ट क्लास का इतना दयनीय स्थिति, इतनी गंदगी, टूटा हुआ छत चू रहा है, तो अगर उसको सुविधा हो जाती है अन्य देशों की तरह कि जब चाहे तब वो ट्रेन में अपना टिकट कंफर्म करा ले, तो सांसद को नहीं कराना पड़ता ना। हम तो मना नहीं कर सकते, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि जो भी समस्या हो, मैं नहीं कहूँगा ये सांसद का काम, मैं नहीं कहता। मैं सुबह से शाम एक आदमी हमारे यहाँ है, वो उनका काम सिर्फ मरीजों को एडमिट कराना, गरीब मरीज है तो दवाई खरीद कर देना, नहीं है तो बेड दिलवाना। और ये प्रभात इधर बैठे हैं, इनका काम है जो बहुत गरीब है उसको प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री राहत कोष से लिखना। जब तक पैसा वहाँ से सेंक्शन नहीं हो जाता, जो हमारी क्षमता है उस क्षमता के हिसाब से उसको देता हूँ। सबसे ज़्यादा 2 करोड़ रुपये से ज़्यादा मैं सरकारी मद उसको रिलीज़ करा चुका हूँ गरीबों के गंभीर बीमारियों के लिए। तो रिलीज कर देते हैं लोग। अब कुछ अच्छी बात भी हो जाए, जैसे ठीक है विपक्ष के हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे हैं, कुछ अच्छाई भी, सच्चाई बोल दूंगा। हाँ, सच्चाई बोल दूंगा तो हो सकता है कल से रुक जाए, लेकिन वो करवा कल से दिया। रुक जाए। हाँ, सच बोल दूंगा तो भाई किसी की नौकरी भी खतरे में आ जाए और फिर ये हो जाएगा। लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है सांसद जी, यदि दवा के अभाव में व्यक्ति दम तोड़ देता है तो किसी भी राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए यह इससे बड़ा कलंकित। उत्तर प्रदेश का चिकित्सा विभाग सबसे भ्रष्टतम विभागों में से एक है, सबसे भ्रष्टतम विभाग। आप किसी अस्पताल में चले जाइए, माननीय उप मुख्यमंत्री जी जब शुरू में आते थे तो बोलते थे कि मुझे शर्म आ रहा है, मैं शर्मिंदा हूँ, ऐसा क्यों, नया था दिखाना था मीडिया में। अब तो शर्म को भी शर्म आती है, अब इनकी बातों को सुनकर शर्म भी आत्महत्या कर ले। अब दवाइयाँ बेची जाती है बाहर। सरकारी अस्पताल हर जगह एक प्लेटफार्म बन गया है कि वहाँ डॉक्टर नौकरी करेंगे, तनख्वाह लेंगे। अभी 4 दिन पहले मैंने वो किया, पोस्ट किया था, एक अभी अस्पताल को अपने यहाँ सीज कराया हूँ कि आयुष्मान के बाद भी उससे पैसा वसूल रहा था, वो सीज कर, मैंने भीड़ गया था, मैंने सीज नहीं करूँगा तो मैं FIR करूँगा। इतना भ्रष्ट कोई अन्य विभाग नहीं। दवाइयों में जो लूट हो रहा है, डॉक्टरों की भर्ती में लूट हो रहा है, नर्सेज नहीं है, डॉक्टरों का अभाव है, और उप मुख्यमंत्री बनकर प्रवचन देते रहते हैं। अब उप तो चुप हो गए। ओम प्रकाश जी हमारे यहाँ हैं, वो बताए उप माने चुप, एक नई परिभाषा दिया उन्होंने। अच्छा बोलते हैं और सच बोलते हैं, आईना अच्छा दिखाते हैं। अगला कार्यक्रम क्या है, किस मिशन पर आप लगे हैं? एक विषय मैं गया था आपके, जब आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं थे, ब्रिगेडियर उस्मान साहब के गांव में बीबीपुर। मैंने देखा जिसको पाकिस्तान ने जिस पर इनाम रखा था, और पाकिस्तान ने उनकी गर्दन मांगा था कि जो ले आएगा उसको इतना इनाम देंगे, 50 लाख। नौशेरा का सिर जिसे कहा जाता है, भाई साहब, न वहाँ रास्ता, न उनके नाम पर कोई स्कूल, न कोई अस्पताल, कुछ क्या कुछ नहीं। रास्ता का तो मैं लिखा हूँ, रास्ता बनवाने का मैं लिखा हूँ, और छोटे रास्तों को अपने सांसद निधि से भी देने के बाद कहा हूँ। स्कूल सरकार आएगी तो स्कूल ही नहीं, उनके नाम पर कुछ ऐसा काम जरूर कराऊंगा, इसको रिकॉर्ड कर लीजिएगा, कि आने वाली पीढ़ियाँ भी नाज करेंगे। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो 100 साल, 200 साल, 500 साल बाद भी हमारा इस तरह से सम्मान होगा। अन्याय होता है, हमें भी दुख, मैं भी गया था। हम एक परामर्श, पिछली बार भी गया था, एक परामर्श देंगे आपको। आप इसके लिए प्रदेश और केंद्र सरकार को लिखिए, आप अपने पेट पर। नहीं करते हैं तो चिल्ला करके बताने की ज़रूरत है, सबको बताया जाए कि ये हमने लिखा, हमारे स्तर का जो था वो हमने किया, हमारे स्तर का जो नहीं था इसके लिए हमने प्रदेश के मुख्यमंत्री को लिखा और भारत के प्रधानमंत्री को लिखा। अमृत भारत और यह सब चल रहा था, देश 75 साल आज़ादी का मना रहा था, और उस समय वहाँ का CDO और DM मैंने वहीं से फ़ोन किया था, नहीं पता था कि ब्रिगेडियर उस्मान कौन है। हाँ, मैंने देखा था वो आपका वीडियो, मैंने देखा था। जिससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है, क्योंकि माननीय लोगों को रिसीव करने छोड़ने से फुर्सत नहीं है, माननीय लोगों ने जो फिक्स कर दिए उसको पहुंचाने से फुर्सत नहीं है, तो कैसे होगा। किसी भी DM, CDO, SP को जिस ज़िले में भी पोस्टिंग होती है, उस ज़िले के ख्याति किस वजह से हुई और ज़िले की सबसे बुरी दशा किस वजह से, 2 चीज़ों का ज्ञान तो होना चाहिए कि सम्मान भी करे और आगे से ध्यान भी रखे। लेकिन ये अपने लोकसभा में और लोक कल्याणकारी कोई 1-2 योजनाओं का नाम बताइए जो आप करना चाहते हैं दिल से और जिसमें कुछ सफलता भी मिली। देखिए, सफलता तो जिसको दिल से चाहता हूँ उसमें अभी नहीं मिली है, क्योंकि मेरी सरकार नहीं है, लेकिन जिस दिन सरकार आएगी पहले महीने में उसको घोषणा कराऊंगा। क्या? मैंने जैसे बताया कि शिक्षा और स्वास्थ्य,
ये दो चीज़ जिसे मेरे दिल के बहुत करीब है। मेरी जो योजनाएं हैं भविष्य के लिए मैं रखा हूँ, मैं क्यों जानता हूँ कि नकारी सरकार कभी करने नहीं देगी, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मैं वो आवाज़ उठाना बंद कर दूँ या थक हार के बैठ जाऊँ या कहूँ कि छोड़ो सरकार सुनती नहीं तो मैं आवाज़ क्यों नहीं उठाऊँ। गुटुर गो कर लीजिए थोड़ा सा, उनसे हो जाएगा। मैं नहीं, मतलब वो चाहते तो होंगे ही कि नहीं वो तो चाहते क्या, अब इनकम टैक्स का छापा पड़ गया, दबाव पड़ गया, इतना पड़ा सब था। कुछ। 22 में जो चुनाव से पहले आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के करीबियों के ऊपर छापे पड़े थे, उसका शुभारंभ तो आपके इस भाई के यहाँ से हुआ था। और सिर्फ मऊ ही नहीं, बेंगलोर, मेरे घर, मेरे स्कूल, मेरे कॉलेज, मेरे पीए। क्या मिला? यहाँ तो 17,000 रुपया मिला था। अच्छा, वहाँ जब कुछ नहीं मिला तो ये पूछा जाना मेरे विद्यालयों के सारे खर्चों को, ये भी आपको बताऊँ शायद आपको पता नहीं, सारे खर्चों को दिखा दिया गया कि ये खर्चे चेयरमैन निकाले गए। अब बच्चे आए हैं तो हॉस्टल में तो खाना खाएंगे ना, और खर्चे होते हैं ना, सारे खर्चे को चेयरमैन का खर्चा दिखाकर उस ट्रस्ट का जब कुछ नहीं मिला तो चूँकि सरकार का दिखाना था कि अब तो कुछ मिला ही नहीं, तो उसको मेरा खर्चा दिखाकर सर ट्रस्ट का इनकम टैक्स एग्जाम्पशन 12 ATG कैंसिल कर दिया गया। ट्रस्ट के इनकम को टैक्सेबल कर दिया गया, कोई बात नहीं। उस पर पेनल्टी लगा दिया गया, ठीक है कोई बात नहीं। फिर उस इनकम को चेयरमैन का इनकम बताया जाता है, फिर उस पर टैक्स लगता है, फिर उस पर पेनल्टी लगता है। ये अद्भुत कारनामा यही सरकार कर सकती है और आज भी झेल रहा हूँ। तो ऐसा तो है नहीं, प्यार से और दबा के दोनों तरफ से प्रयास किए, लेकिन उनको पता है कि जिस बाप का खून मेरे में अंदर है और राजनारायण का शिष्य था, वो भी ज़िंदगी में कभी समझौता नहीं किए, और मैं भी न टूटूंगा न बिकूंगा न झुकूंगा। अगर मुझे पसंद आ जाती भाजपा की नीतियाँ तो मुझे कोई रोक नहीं पाता, लेकिन जब जितना मैं बाहर से सुनता था अंदर से उतने ही मैं बहुत व्यथित रहता हूँ इन लोगों के दोहरे चरित्र को, दोहरे रूप को देखकर। तो चिकित्सा में एम्स, कैंसर हॉस्पिटल, उच्च शिक्षण संस्थान, और देखिए हमारा जो भौगोलिक स्थिति है ना, बहुत बड़े बड़े उद्योगों की कल्पना थोड़ा मुश्किल इसलिए होगा कि रॉ मटेरियल बाहर से आएगा। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं हवाई बातें नहीं करता हूँ। रॉ मटेरियल बाहर से लाएगा कुछ प्रोडक्ट करने के लिए, प्रोड्यूस हो जाएगा, बेचने के लिए फिर बाहर भेजना पड़ेगा। तो अपने यहाँ बोला जाता है ना, 4 आना का जनेरा 12 आना का मचान। तो जितना माल का नहीं उतना लॉजिस्टिक में खर्चा होगा। तो मैंने एक बुनकर सिटी का कॉन्सेप्ट सोचा है, जहाँ 4.5 लाख बुनकर हैं। बुनकरों के एक छत के नीचे उनका प्रोडक्ट भी आए, उनके माल भी रखे जाए, डिस्प्ले है, बाहर से व्यापारी भी आए और बिचौलिए ख़त्म हो और फिर वहीं से एक्सपोर्ट कराया जाए। छोटे छोटे पूर्वांचल को भी एक देश मानकर, जिसकी खपत पूर्वांचल में है, छोटे छोटे उद्योग धंधे शुरू कराऊंगा। अभी मैं क्या करा रहा हूँ कि जो बेरोजगार हमारे नौजवान हैं, हमारे यहाँ खेती, देखिए मैंने पार्लियामेंट में बोला था कि पंजाब हरियाणा की तरह हमारे यहाँ बड़े बड़े किसान नहीं हैं। हमारे यहाँ 1 बीघा 2 बीघा 4 बीघा वाले हैं, टुकड़े बेरोजगारी है। तो अभी शुरू कराऊंगा कोचिंग निःशुल्क अपने तरफ से। अब एक मैंने पिछली बार बैठक में कहेंगे अभ्युदय तो हम चला रहे हैं बिना पैसे का। फर्जी छोड़िए ना, चला तो प्राइमरी स्कूल भी रहे हैं, तो सरकारी प्राइमरी स्कूल इतने चल रहे हैं तो प्राइवेट स्कूल में लूट क्यों रहे हैं? अभ्युदय पर कभी अध्ययन किए हैं? अभ्युदय का जितना खाता में पैसा जाता है, आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, आप स्टूडेंट दिखा दीजिए, आपके स्टूडेंट में पैसा आएगा, फिर वो पैसा आपके पास चला जाएगा, उस पैसे में से फिर वहाँ चला जाएगा। सिंपल सी यह सच्चाई है, यही सच्चाई है। आई बात समझना। मैं गया था पुस्तकालय का, सरकारी पुस्तकालय का गया तो कोई नहीं थे, धूल धक्कड़, लड़कियाँ बैठी थी, शराबी बाहर बैठे थे, सब ड्रग एडिक्टेड थे। वो भी एक वीडियो वायरल हो, जब मैं आपा खो बैठा था। DIS को पता ही नहीं था, आपने बोला ना, DIS को पता ही नहीं था कैसी स्थिति है। फिर मैंने उसको ठीक ठाक कराया, फिर मैं बोला कि इसका उपयोग मुझे करने दो, मैं स्मार्ट क्लास लगाऊंगा और हर बच्चा गरीब दिल्ली और लखनऊ इलाहाबाद नहीं जा पाएगा, मैं टीचरों को हायर करूंगा, पैसा खुद दूंगा और यहाँ कोचिंग करवाऊंगा IAS से लेकर बैंकिंग तक का। तो 2-4 भी अगर निकल गए तो लोग प्रेरित होंगे और करेंगे और बड़े बड़े पैमाने पर करेंगे। प्लान कब यथार्थ रूप में परिवर्तित होगा? नहीं, अभी मैं उसको पैसा रिलीज कर दिया बाउंड्री वाल खड़ा करने के लिए सांसद निधि से। तो कल बवाल हो गया कि वो रास्ता रोक दिए कुछ लोगों के। तो मैं DM से, अभी कल की बात है, मैं पैसा रिलीज़ कर चुका था, तो DM से बात करूँगा, या तो रास्ता दो या तो खाली कहीं और जगह दो। भाई सरकारी जगह तो देनी पड़ेगी ना। ऐसे मैंने सोचा है कि जो स्टेडियम वगैरह है उसको सुसज्जित करके
हायर करो रिटायर्ड आर्मी अफसर, रिटायर्ड पुलिस अफसर, स्पेशली जो ट्रेनिंग कैंप से आए हों। बिल्कुल। और अपने नौजवान आप देखे होंगे हम लोग के इलाके में सुबह सुबह सड़कों के किनारे किनारे दौड़ते हैं, तो उनको फिजिकल ट्रेनिंग, रिटन एग्जाम का ट्रेनिंग और मेडिकल, इसकी मांग पार्लियामेंट में भी किया था। अब स्पीच अवेलेबल है, तो उसको मांग करना एक बात है, मांग करते हैं कई तरीके होते हैं। कुछ मांग सरकार से करते हैं क्योंकि एकदम बिल्कुल असंभव होता है किसी सांसद के लिए परिकल्पना करना कि मैं कर दूंगा। कुछ होता है सहयोग करेंगे तो सरकार कर देगी, कुछ होता है सरकार नहीं करेगी तब भी मैं जुगाड़ से अपने लोगों को दे दूंगा। तो तीसरा वाला ये है कि मैं तनख्वाह दूंगा। मैं अभी ट्रेनिंग करने वालों को खोज रहा हूँ, अधिकारियों को बोला हूँ कि सैनिक कल्याण बोर्ड वाले जो है उनसे से भेजो, मैं तनख्वाह दूंगा, हमारे बच्चों को ट्रेनिंग दे। तो अगर गाजीपुर में आपके यहाँ 100 लोग पुलिस में जाए तो मेरे यहाँ से 150 लोग जाए, आपके यहाँ 150 पैरामिलिट्री में जाए तो मेरे यहाँ से 200 लोग जाए। तो दोहरा एक परिवार से अगर एक बच्चा चला जाएगा तो कुछ तो रास्ता बनेगा ना। बिल्कुल। तो खाली चिल्लाते रहें बेरोजगारी समाधान तो है नहीं। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें जो देश विदेश में गया हूँ, आधी से अधिक दुनिया देख चुका हूँ, तो मेरे दिमाग में जहन में है कि मैं क्या करूँगा। उस मौके के तलाश में मैं राष्ट्र अध्यक्ष जी से भी कई वचन ले चुका हूँ कि अगर सरकार आती है 27 में तो आपको ये करना होगा। मुलायम सिंह जी के साथ आप रहे हैं, अंतिम सवाल, अब कोई ऐसा प्रसंग इससे अलगा हो कि जैसे लोग कहते हैं धरती पुत्र, कहने के लिए तो अपने अपने ढंग से लोग कहते रहते हैं, अपना अपना विवेचन है, ऐसे लगे कोई ऐसा मामला जिससे यह लगा हो कि सचमुच यह व्यक्ति महान है? एक अगर होता मैं एक सुनाऊं, एक ही बताइए। एक सुनाऊं। पिता की तरफ प्यार मैं उस दिन महसूस किया जिस दिन शिवमोगा में थे। बंगरप्पा हमारे यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष बने थे, वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे समाजवादी पार्टी के सिंबल पर। जी। नेताजी को दूध पीने का शौक था और उन्हें कहा गया था कि रात को दूध पिएंगे। दूध आया और एक गिलास आया और इतनी तेजी से बिगड़े कि राजीव के लिए उठा कर फेंको, दूध को फेंको। अच्छा, बाप ही कर सकता है। कहाँ? शिवमोगा कर्नाटका का है। अच्छा, ये वही हो सकता है ना। मैं वहाँ से एक एमएलए, फिर क्या हुआ? फिर दूध और आया या आधी गिलास बांट के पिया गया? मैं बोला था इसी को पी लो, इसी को पी लो। मैंने बोला, मेरे हाथ पाँव मेरे कांप रहे थे। फिर वो दौड़ कर आया, थोड़ा सा मैंने बोला थोड़ा भी तो पानी डाल देना, गिलास दिखाऊंगा, पूरा भी पी लूँगा। फिर एक मैं वहाँ से, अच्छा, रात को रोज दूध पीते थे? रोज मेरे स्पोर्ट के टहला। नेताजी जैसे लोग सदियों में एक पैदा होते हैं सर। चलिए एक आध प्रसंग कोई और बताइए। एक मैं वहाँ से एमएलए एक जिता कर ले आया था, अगर आपको याद होगा तो पार्टी को पता भी नहीं था। 13 में मैं वहाँ से एक एमएलए जिता कर अपने बूथे पर समाजवादी पार्टी का खाता खुलवाया था। उसके बाद यहाँ पार्टी कार्यालय में बहुत सारे लोग मुझसे तभी नाराज़ हो गए। कार्यालय में मुझे पता नहीं था, मैं आया तो वहाँ कार्यक्रम चल रहा था और नेताजी बोलने लगे कि मंत्रियों पर गर्म थे कि आप क्षेत्र में नहीं जाते, काम नहीं जानते। राजीव राय यहाँ नहीं होंगे, उनको नहीं पता था राजीव राय वहीं हैं। राजीव राय यहाँ नहीं होंगे, पीछे बैठ गए थे आके। हाँ, राजीव राय यहाँ नहीं होंगे। वो आदमी कर्नाटक में कमाता है और यहाँ लुटाता है। 1 रुपया किसी ने दिया है? 1 रुपया किसी सामान मांगा है उसने? कोई पद मांगा है उसने? और आप लोग सारा पद होकर धो रहे हो, सब खत्म कर रहे हो, सरकार नहीं जाएगी। मेरे आंखों में आंसू आ गए कि जो आदमी पीछे बैठकर, जिसके मन में मेरे प्रति इतना वो है, और मैं कैसे उस पार्टी को या उस नेता के किसी भी वजह से छोड़ के कहीं और चला जाऊं। ये नहीं, तमाम खाने के एक आध प्रसंग कोई और खाने के टेबल पर जिद करना। एक मैं आपको अभी फोटो दिखाऊंगा, वो प्लेट में पूरी लिए हैं, पूरी सब्जी, आलू की सब्जी का बड़ा शौक था। वहाँ पे जिद किए कि एक प्लेट उठाओ नहीं तो नहीं खाऊंगा। अच्छा, तो हम दोनों का हाथ में प्लेट लिए हुए वो फोटो भी है। मतलब काम करने वाले जो वर्कर थे उनको दिल से चाहते। और 14 में मुख्यमंत्री जी तो वो चाहते ही थे कि मैं चुनाव लड़ूं। हमारे यहाँ टिकट किसी और को हो गया था। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आपको सुनाकर ख़त्म करूँगा। 14 में टिकट बालकृष्ण चौहान जी को हो गया था। मैं चाहता था लड़ना, फिर मैं नाराज़ होकर चला गया था। हम लोग को अमेरिका जाना था, पूरे परिवार के साथ बुक था। फ़ोन आया कि नेताजी आ रहे हैं, गुलबर्गा में चुनाव प्रचार करेंगे। चुनाव प्रचार होता है हैदराबाद से गुलबर्गा जाएंगे, ये इंतज़ाम करना है। तो मैं हैदराबाद पहुंच गया। नेताजी जानते सब थे, एक्टिंग ऐसे करते थे ना। ये बात किसी को नहीं कहा हूँ, मैं आज पहली बार कह रहा हूँ। तो मैं हैदराबाद पहुंचा नेताजी को रिसीव करने। वहाँ से हम लोगों ने हेलीकॉप्टर, मैं था, करण में नंदा जी थे, रिसीव किया। नेताजी देखते बोले, यहाँ क्यों बैठे हो? यहाँ क्यों बैठे? चुनाव नहीं लड़ना है क्या? चुनाव नहीं लड़ना है क्या? अच्छा। तो हम कह रहे हैं नेताजी टिकट किसी और को दे दिए हैं, हमको खिला रहे हैं आप। हाँ, टिकट किसी और को दे दिए हैं? नहीं, चुनाव लड़ना है।
अच्छा। हम लोग चले गए हैदराबाद हेलीकॉप्टर से, चुनाव प्रचार किए। आते समय भी हेलीकॉप्टर दुर्घटना होते होते बचा। जब आए तो बोले कि इस तारीख को जाकर प्रोफेसर साहब से मिल लेना। रामपाल कहते थे ना। तो मैं प्रोफेसर साहब से बहुत डरता था। ये मैं देखा था कब किसी को गुस्सा कर देते हैं, डांट देते हैं। हालांकि प्रोफेसर साहब का दूसरा रूप शंकर भगवान वाला है। अगर आप खुश भी हो जाते हैं। अरे खुश मिजाज, जैसे कि आपको मतलब जो स्नेह देंगे आपको नेताजी वाला रूप झलकने लगता है। तो बोले, मैं एक बार टिकट कैंसिल कर चुका था अमेरिका का। बोले नेताजी ऐसे ही कहें, चलो चलते हैं हम लोग। 20 दिन जाकर अमेरिका घूम गया। मैं नहीं गया, न प्रोफेसर साहब के यहाँ गया न इनके यहाँ गया। आने के बाद मैं मिलने गया तो बोले कि मिले उनसे ना पास। तो मैंने बोला नहीं, मैं गया था, मुलाकात नहीं हुई। झूठ बोला, मैं स्वीकार कर रहा हूँ, मैं झूठ बोला, मैं गया नहीं था। तो बोले चुप चुप चुप, फ़ोन लगाए, जो भी बोलना था वहाँ बोले, उन बातों को कहना ठीक नहीं है। बोले कि 8 तारीख को जाकर मिल लेना, और ये मत कहना कि तुम मुझसे मिले थे। देखिए कैसे मतलब एक बाप की तरह अम्ब्रेला की तरह बैलेंस करते हैं। मैं गया प्रोफेसर साहब के यहाँ, तो बैठा था कि भीड़ खत्म हो तब बोलूँ, क्यों गुस्सा भी करें तो सबके सामने ना अकेले में। कहते कोई नेताजी का तो फ़ोन आ गया था, आप तो नेताजी से मिले ही थे। अच्छा। तो मतलब किस तरह से ध्यान रखा जाता है अपने कार्य। नेताजी जितने तेज नाराज होंगे उतने जल्दी, अगर नाराज हो गए आप पे तो आप भले भूल जाओ कि नेताजी नाराज थे, जब तक आपको वापस बुला के मना नहीं लेंगे तब तक वो चैन से नहीं रहेंगे। खुजवाओ कहाँ गया, खुजवाओ कहाँ गया, खुजवाओ कहाँ गया, नाराज हो गया होगा। तो नेताजी से मेरे मतलब मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि समाजवाद के 3 महान, तीनों अलग अलग गुण थे, 3 महान पूरे। तो हम तो ये नहीं कर सकते कि हम जेपी के साथ थे, गांधी के साथ थे, लोहिया के साथ थे, लेकिन मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मैं स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के चरणों में, मेरे गुरु स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा मेरे गुरु थे, स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी के चरणों में और श्रद्धेय नेताजी के चरणों में रहकर राजनीति का कहारा और राजनीति का संस्कार और भाषा और वाणी सीखा है। इसलिए कभी मेरे मुंह से कभी आप शब्द किसी के लिए नहीं सुने होंगे। बोलता भी हूँ तो उस तरीके से बोलता हूँ कि आपको एहसास भी करा जाऊँ, और एहसास नहीं होगा तो मेरे चिल्लाने से भी नहीं होगा। तो उन लोगों के चरणों में रखकर जो सीखा हूँ, आज इतने दिनों बाद मौका मिला है, मुझे लगता है कि मेरे गुरु जनेश्वर मिश्रा जी, श्रद्धेय नेताजी जहाँ भी होंगे वहाँ से मुझे आशीर्वाद जरूर दे रहे होंगे। और चंद्रशेखर जी की आत्मा मुझे देखकर गौरवान्वित महसूस कर रही होगी कि जो उन्होंने मेरे अंदर उम्मीद देखा था उस पर मैं ईमानदारी से चलने का प्रयास कर रहा हूँ। ये तो भविष्य बताएगा कि मैं कितना सफल हुआ, कितना असफल हुआ। अपना सर्टिफिकेट खुद तो दूंगा नहीं, सर्टिफिकेट तो लोग देंगे, लेकिन मैं ईमानदार हूँ दिल से कि उसको ईमानदारी के साथ प्रयास कर रहा हूँ। तो दोस्तों, यह थे सांसद, घोसी से सांसद डॉक्टर राजीव कुमार राय जी, जिनके साथ आज हमारी बातचीत हुई। कैसा लगा आप बताइएगा। आपने समय दिया भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं। और आपके चैनल को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जैसे पत्रकारों की ज़रूरत इसलिए है कि सच को सच कहना, गलत को गलत करने के लिए ताकत चाहिए, जो ताकत खोती जा रही है पत्रकारिता में। धन्यवाद।